मित्रों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन पर बातचीत करेंगे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी। जयप्रकाश करदम जी अंबेडकरवादी विचारक, लेखक, पत्रकार और चिंतक हैं। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अंबेडकर साहब के जो जीवन है, प्राथमिक जीवन यानी युवावस्था के पहले का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बाबा साहेब अंबेडकर का प्रारंभिक जीवन बहुत कष्टों में और संघर्षों में व्यतीत हुआ। उनका परिवार जो एक छोटे से मकान में रहता था और उनके पिताजी उनको, अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे, तो वो सुबह सुबह उठा करके उनको पढ़ाते थे, फिर उनको वो स्कूल जाते थे। और स्कूल में उनको जिस तरह का वातावरण मिला, और समाज का वातावरण और स्कूल का वातावरण दोनों में कोई बहुत भिन्नता नहीं थी। उस दौर में महाराष्ट्र में थे, तो वहाँ पर दलितों के साथ, अस्पृश्यों के साथ जिस तरह का अमानवीय व्यवहार होता था, उस अमानवीय व्यवहार को वो समाज में भी देखते थे, और उन्होंने वही व्यवहार उनको वहाँ स्कूल में भी देखने को मिला। स्कूल में वो पढ़ते थे तो वो कक्षा के बाहर जहाँ सबके जूते चप्पल रखे रहते थे विद्यार्थियों के, वहाँ उनके पास बैठे रहते थे। ब्लैक बोर्ड को ठीक से वो देख नहीं पाते थे, केवल जो अध्यापक बोल रहा है उसके शब्द वो सुन पाते थे। और वहाँ पे उतना भी गुंजाइश नहीं थी कि वहाँ पे वो खड़े होकर के वहाँ अंदर कक्षा में जाकर के एक सवाल करें, तो उसमें ही वो पढ़ना होता। दूसरा, जो वहाँ के स्कूल का नल है या जो पानी रखा रहता था, वहाँ से पानी लेकर के वो नहीं पी सकते थे। एक बार किसी एक विद्यार्थी का खाना उनसे छू गया तो वो उसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा अपमानित होना पड़ा। तो ये जो चीज़ें थी, वो जीवन उनका प्रारंभिक इस तरह का रहा कि वहाँ पे कैसे वो शिक्षित हों, कैसे एक व्यक्ति के रूप में जाएं, एक कैसे एक दूसरे जो विद्यार्थी हैं, वो जो बच्चे हैं, उनकी तरह कैसे वो खेलें, वो सब उनके संभव नहीं था। लेकिन उसी संघर्षों में, उसी अस्पृश्यता में, उसी अभाव में, उन्हीं वंचनाओं में, उसी पर वो आगे बढ़े। और उन्होंने, उनके पिताजी की प्रेरणा रही और उनके अपनी एक जिजीविषा कि मुझे पढ़ना है। तो यहीं से इन संघर्षों में वो और उनका एक दूसरे भाई थे मुकुंद राव, तो वो दोनों वो साथ साथ खेलना, फुटबॉल भी खेलते थे और भी बहुत सारे खेल खेलते थे। और लेकिन उसी अपमान और पीड़ा ये सब कहते हुए उन्होंने जैसे तैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, 10वीं कक्षा पास की। तो 10वीं कक्षा पास करने के बाद में उस समय वो महार जाति के वो पहले एक युवक थे, विद्यार्थी, जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की, तो उनको सम्मानित किया। तो उससे उनका एक उत्साह बढ़ा, और उत्साह बढ़ने पर उनके पिताजी का भी उत्साह बढ़ा कि नहीं, मेरे बच्चा और आगे पढ़ना चाहिए। बल्कि आर्थिक अभाव जब सामने आया परिवार में, तो ये भी हुआ कि उनकी एक जो बड़ी बहन थी उसको अपने जेवर बेचने पड़े, वो बेच करके उनको अंबेडकर जी की पढ़ाई के लिए पैसा देना पड़ा। लेकिन ये इनकी अपनी लगन थी। उसके बाद में इन्होंने पढ़ा, फिर उसके यहाँ पढ़ने के बाद में उनके पास आगे एक अंधेरा था कि मैं कैसे पढ़ूँ, पैसा नहीं है, साधन नहीं है, सुविधाएं नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनको किसी तरह से उनको जो स्कॉलरशिप मिली, और स्कॉलरशिप मिलकर के जब वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ से उनके एक तरह से एक उनको एक कह सकते हैं कि उनके जीवन में एक दिशा आती है, एक बदलाव वहाँ से आता है। क्योंकि यहाँ रहते हुए उनके लिए पढ़ना संभव नहीं था, तो इसलिए स्कॉलरशिप मिली तो वो बाहर जा सके। बाहर जा गए तो एक अलग तरह का वातावरण, वहाँ उनको अस्पृश्यता का दंश नहीं झेलना पड़ा, वहाँ उनको जातिगत अपमान की पीड़ा नहीं सहनी पड़ी। यह अलग बात है कि जो भारतीय विद्यार्थी वहाँ थे पढ़ने वाले, उनसे उनको उस तरह का व्यवहार सहना पड़ता था। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे जो गैर भारतीय जो लोग, वही विद्यार्थी अधिक थे, उनके साथ में उनको उस वातावरण में उनको अपना विकास करने में, शिक्षा पाने में उनको एक ज़्यादा उनको सुविधा हुई। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो जीवन है वो केवल एक सामान्य जीवन नहीं है, और वो केवल एक व्यक्ति का जीवन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, एक संस्था, अपने आप में कोई इंस्टीट्यूशन है। और इंस्टीट्यूशन कई तरह का इंस्टीट्यूशन है, और अपने आप में एक बहुत एक दुनिया को बदलने की प्रेरणा देने वाले एक महापुरुष का जीवन है। और महापुरुषों का जीवन आसानी से बनता नहीं है,
और कम से कम बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति का जीवन आसानी से नहीं बनता। वो उस बनने की जो प्रक्रिया है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि उस प्रक्रिया में ये जो अवरोध हैं, उन अवरोधों को पार करना और एक दृढ़ता के साथ पार करना, और उस समय वो अधिकांश अपना समय, अपनी ऊर्जा का पूरा उपयोग करना। तो डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो बचपन बीता केवल अभाव और ये अस्पृश्यता या जातिगत उत्पीड़न, इसके साथ साथ जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो एक चीज़ है जिसकी तरफ मैं ध्यान चाहूँगा कि वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर की अपनी जो स्वतः प्रेरणा होती है वो बहुत ज़बरदस्त थी, और वो इतनी थी कि उनके पास में समय और एनर्जी, ऊर्जा उनकी, ये इस मामले में वो अपने आप को किसी से कभी कमज़ोर या दरिद्र नहीं पाते थे। तो बचपन के बाद का जो उनका जीवन है, जिसे हम युवावस्था के नाम से जानते हैं, तो इसमें दो भाग, मतलब जो सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उसमें उनको दो भाग में लोग देखते हैं। एक भारत में जब भारतीय शिक्षा वो ग्रहण करते हैं, और दूसरा भाग उसका विदेश में जब वो विदेशी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी उनके फेज है जीवन के, बचपन का, युवावस्था का, फिर भारत के बाद बाहर विदेश का, फिर वो यहाँ वापस आते हैं, सामाजिक आंदोलन करते हैं। तो बचपन के बाद अब उनके युवावस्था के दोनों पक्ष पे थोड़ा विस्तार से आप प्रकाश डालें। देखिए, जहाँ तक भारत में और विदेश में उनके द्वारा शिक्षा का संबंध है, मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ, भारत का सामाजिक ढांचा और यहाँ का शैक्षिक वातावरण डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षा के लिए अनुकूल नहीं था यहाँ। तो ऐसे में उनको जैसे तैसे करके केवल ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त की, बल्कि ये एक अनुभव, कटु अनुभव उनको साथ ये हुआ कि वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे और संस्कृत में उनको प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि संस्कृत ये उनके लिए भाषा नहीं है। वो संस्कृत क्योंकि एक वो एक अस्पृश्य हैं और शूद्र हैं, उसके लिए तो संस्कृत में उनको प्रवेश नहीं दे पाया। भाषा में भेदभाव था, भाषा का भेदभाव नहीं है, ये भेदभाव उस वर्ण सूचिता का भेदभाव, उस वर्ण व्यवस्था का, क्योंकि संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं, तो जो भी कि उनको संस्कृत यदि शूद्रों के कान में जाए तो वो जो भी व्यवस्था है मनुस्मृति की हम सब लोग जानते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। तो संस्कृत में पढ़ने के लिए प्रवेश डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मिला। तो यहाँ जो पढ़ाई चाहते थे तो ऐसी व्यवस्था में कैसे पढ़ सकते थे? मुझे लगता है कि यदि उनको महाराजा बड़ौदा से उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होती तो शायद वो आगे नहीं पढ़ पाते। उनको स्कॉलरशिप मिली तो यहाँ का जो वातावरण, जो हम भारत की पहले बात कर रहे हैं, तो यहाँ उनको चूंकि उचित वातावरण नहीं मिला, तो इसलिए यहाँ वो शिक्षा प्राप्त करते रहे, और इसलिए उस शिक्षा में बहुत एक जैसा होता है ना, एक एक्सीलेंट विद्यार्थी होता है, तो बचपन में अम्बेडकर एक एक्सीलेंट विद्यार्थी नहीं रहे, एक सामान्य तौर पर ही, क्योंकि वो ना ठीक से पढ़ पा रहे हैं, ना उनको सारी सुविधा उपलब्ध करें, ना अध्यापक से सवाल कर पा रहे हैं, ना अध्यापक उनको समझा पा रहा है, ना सब बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, ना अपने आप को विचारों को बांट पा रहे हैं, तो अपने आप में वो सीमित हैं। और इसीलिए जब वो बीए भी पास करते हैं तो बीए भी कोई बहुत अच्छे अंकों के साथ वो बीए पास नहीं करते। अभाव है और संकट है, सामाजिक भेदभाव है, ये सारी चीज़ें उनके साथ प्लस होती हैं वहाँ। ये सारी चीज़ें नहीं, उपेक्षा सबसे बड़ी चीज़, उपेक्षा। वो उपेक्षा है, तो उपेक्षा के कारण वो उस शिक्षा के ढांचे में आ ही नहीं पा रहे हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा है कि वहाँ पर वो कर पाएँ, को ठीक से पढ़ पाएँ, या ठीक से उनके पास किताबें नहीं हैं, ये वो नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो भारत का जो ढांचा है वो अम्बेडकर के अनुकूल नहीं है। उस प्रतिकूल वातावरण में वो जैसे तैसे करके वो पढ़ते हैं, और जो जैसे ही वो बाहर जाते हैं उस खुले वातावरण में, वो वातावरण में उनको अपना विकास करने का अवसर मिलता है। भारतीय व्यवस्था में, यहाँ के वातावरण में उनको अपना विकास करने का अवसर नहीं मिलता। यानी सर्वाधिक विकास जो शैक्षिक विकास है, जो उनके मतलब होल डेवलपमेंट का विकास, संपूर्ण विकास जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब विदेश में हुआ। विदेश में हुआ, वो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको विदेश का वातावरण मिला, वो वातावरण जहाँ वर्ण व्यवस्था का भेदभाव नहीं है, जहाँ जातिगत उत्पीड़न नहीं है, उसके ऊपर ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है, तो जहाँ वहाँ खुल करके वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ, अपने अध्यापकों के साथ वो अपनी बात कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पर खुल करके सोच सकते हैं। तो ऐसे वातावरण में उनको मौका मिला। और जैसा मैंने कह रहा था कि उनका जो विकास की जो यात्रा थी, यहाँ भी देश में भी और विदेश में भी, तो उसमें उन्होंने जो अपना समय लगाया, तो
तो वो विदेश में रहते हुए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो अपना 18-18 घंटे तक वो लगातार पढ़ते थे, 24 घंटे में से। और वहाँ सुबह, क्योंकि किताबें नहीं ज़्यादा उनके पास में है, तो वो पुस्तकालयों का, लाइब्रेरी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते थे। और लाइब्रेरी में वो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाके बैठ जाना, दिन भर भूखे प्यासे रहना, या कभी ब्रेड थोड़ा बहुत खा लेना, क्योंकि पूरा खाना भी वो नहीं खा सकते, लंच में उनके पास पैसा उतना नहीं है। और फिर लाइब्रेरी के बंद होने तक लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते रहना, फिर घर आ करके अपने जहाँ भी रहे वहाँ जाके पढ़ना। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो जो भारत का जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, उसके साथ अपने अध्ययन को जोड़ना, यानी कि अपने अध्ययन को उस परिप्रेक्ष्य में अपने चिंतन को विकसित करना, ये उसी दौर में हुआ, उसी युवावस्था में हुआ जब वो पढ़ रहे थे। जी, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे अंबेडकर साहब पे आपके विचार, तो आप थोड़ा इस पे भी प्रकाश डालिए कि विदेश में वो कौन कौन से प्रमुख शिक्षा लिए, जैसे विधि की शिक्षा और दूसरी अर्थशास्त्र की शिक्षा। तो देखिए, उन्होंने एमए किया, इकोनॉमिक्स में किया, उन्होंने फिर इकोनॉमिक्स में ही पीएचडी किया, और उन्हें प्रॉब्लम ऑफ रूपी पर उन्होंने अपना वो दिया, प्रेजेंटेशन दिया था। और उसके बाद में उन्होंने फिर एमएससी किया, उसके बाद पीएचडी के बाद उन्होंने डीलिट किया, उन्होंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, एलएलडी किया, बार एट लॉ किया, डीएससी किया। तो बहुत बड़ी डिग्रियां उन्होंने, इतनी सारी उन्होंने सारा लिया। यानी ज्ञान के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कोई मुकाबला डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं है, कि विविधता उनके ज्ञान उनमें है, कि वो उनको राजनीति का, अर्थशास्त्र का, और उनको समाज शास्त्र का, धर्म शास्त्रों का इतना व्यापक अध्ययन उनके पास में है, और उतना उन्होंने अध्ययन किया, और कि जितनी डिग्रियां, उन डिग्रियों से आगे शायद कोई डिग्रियां भी नहीं है जहाँ तक वो पहुंचे हैं। जाति पर जो उन्होंने किताब लिखी, जाति पर उन्होंने किताब लिखी, एनालिसिस ऑफ कास्ट, उनकी मार्वलस किताब है, छोटी सी किताब है। भारत में उनकी वापसी कब होती है, और भारत के सामाजिक आंदोलन में उनका कितना योगदान रहा है? देखिए, भारत में उनकी वापसी 1927 तक उनका आना जाना लगा रहता है, और उस समय तक वो बाहर रह करके पढ़ते हैं, बीच बीच में भारत आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उसके बाद में, आने के बाद में वो फिर भारत में ही सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में बहुत सक्रिय होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग केवल निजी उपलब्धियों के लिए नहीं किया। वो चाहते तो कहीं बड़ा पद उनको मिल सकता था, कहीं चाहते, एक बार वो एक कॉलेज के मुंबई में एक प्रिंसिपल भी बने, लेकिन उन्होंने वो भी बहुत जल्दी छोड़ दिया, और उन्होंने फिर वकालत की। और उस वकालत करने में उन्होंने जो दलित लोग थे, उसके अलावा गैर दलितों के बहुत मुकदमे लड़े, लेकिन जो दलित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके मुकदमे वो लड़ते थे, और मुफ्त लड़ते थे, क्योंकि उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उनकी अदालत में वो लड़ जाते थे। इसलिए उन्होंने वकालत को अपना व्यवसाय बनाया। कुछ दिन प्रोफेसर भी वो रहे लॉ के। तो लेकिन इसके साथ साथ उनका जो मुख्य था कि ये सामाजिक बदलाव कैसे हो, कि जिस जीवन से मैं निकल कर आया हूँ, उस जीवन से जो मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं, वो जीवन को उस जीवन से कैसे उभरें, वो भी मनुष्यता का एहसास के साथ कैसे जी सकें। ये डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, उनके पूरा जो शिक्षा है उसमें इसका जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि उन्होंने अपनी शिक्षा में क्या पाया। तो उसमें ये पाया कि दुनिया में मनुष्यता कैसे जीवित हो, कैसे जीवित रहे। और यहाँ पे कम से कम भारत में, कि जो एक बहुत बड़ा, कई करोड़ लोग, जो इतना बड़ा समुदाय है कि जिनको मनुष्य की तरह नहीं समझा जाता, नहीं देखा जाता, उनको मनुष्यता का दर्जा कैसे मिले, उनको मनुष्यता का एहसास कैसे हो, और कैसे वो मनुष्यता, एक मानवीय गरिमा के साथ वो जी सकें। तो इसलिए वो यहाँ आकर के वो बहुत तरह तरह के वो आंदोलन वो चलाते हैं। जैसे उन्होंने बहुत फोकस किया सामाजिक बराबरी को लेकर के, राजनीतिक अधिकार को लेकर, आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर के, सांस्कृतिक बराबरी को लेकर के, तो इसका वो सामाजिक जीवन के जो आंदोलन थे उसमें कैसे प्रयोग किया उनका? देखिए, प्रयोग ये किया कि जैसे कालाराम मंदिर की घटना के बारे में लोग जानते हैं कि वहाँ पे मंदिर में, पहली बात तो ये, देश में आज भी बहुत से मंदिरों में दलितों का प्रवेश आज भी वर्जित है। उस समय तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, दलितों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश वर्जित था। वो सार्वजनिक नलों से, तालाबों से पानी नहीं ले सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक स्थलों पे। तो जो कालाराम का मंदिर था, वहाँ जो भगवान की जो देव सवारी निकलती थी, तो उसमें दलितों, महारों को, उनमें
उसे उसकी यात्रा में उसका जो रथ था उसको छूने नहीं दिया जाता था। तो पहला उन्होंने ये सामाजिक अधिकार के लिए कि हम भी मनुष्य हैं, हमारा अधिकार है, तो उन्होंने ये कि इस मंदिर को महार भी इस रथ को खींचेंगे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। और उस आंदोलन में वहाँ बहुत गहमा गहमी हुआ, लेकिन वो डर रहे कि ये दिलाने के लिए कम से कम एक तो ये उन अपने दलितों के अंदर ये एहसास हो कि भाई हम भी इसको खींच सकते हैं, हम भी इस रथ को हम भी हाथ लगा सकते हैं, हम भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। मुख्य मुद्दा उस रथ को खींचने का नहीं था, मुद्दा था कि कैसे दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया जाए, यानी कैसे उनको वहाँ पर जगह दिलाई जाए सार्वजनिक जगह पर। तो वहाँ बहुत का विरोध हुआ, मारपीट हुई, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, और लेकिन उन्होंने उस आंदोलन को मजबूती के साथ चलाया। उसी तरह से जो चावदार तालाब की घटना है कि तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता था दलितों को, और वो जहाँ उनके पशु नहाते धोते हैं, सब कुछ करते हैं, उन जगहों से भी तक उनको वंचित रखा जाता है। इनके सामने बड़ी समस्या थी। तो उस तालाब से जहाँ सब पानी लेते थे तो उन्होंने कहा हम भी इस तालाब का पानी पिएंगे, और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके और कई दिन पहले से तैयारियां की। वहाँ से पुलिस ने, प्रशासन, सब कुछ आया। लोगों ने बहुत विरोध किया महाराष्ट्र में, वहाँ के जो गैर दलित लोग, विशेषकर ब्राह्मणों ने वहाँ का बहुत विरोध किया, और लेकिन वो आंदोलन हुआ और उन्होंने उनका वहाँ का उसका पानी को चाहे प्रतीक रूप में समझिए, उन्होंने पानी को हाथ में लिया और उस पानी को पिया। हालांकि उनको वहाँ पे बहुत उनके ऊपर लाठियाँ चली, चोट आई लोगों को बहुत सारा, लेकिन उन्होंने आंदोलन को रोका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूरत है और हमें अपना ये मानवीय अधिकार लेना चाहिए। हम भी सार्वजनिक स्थल पर, हम भी देश के नागरिक हैं, तो सब जगह हमारा भी इतना ही हक है। तो आज के समय में बहुत छोटी चीज़ लग सकती हैं, उस समय की ये बहुत बड़ी घटनाएं थी। बहुत बड़ी घटनाएं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने जैसे विधि की शिक्षा प्राप्त की, उसमें डॉक्टरेट किया, उसका भारत में काफ़ी प्रयोग भी उन्होंने किया। विधि मंत्री थे भारत सरकार के पहले मंत्रालय में, भारत के संविधान निर्माण में उनका काफ़ी योगदान था। तो थोड़ा इस पे विस्तार से आप बताएं। देखिए, ये तो हमारे यहाँ एक धारणा है ये कहने की कि संविधान निर्माण में उनका काफ़ी योगदान था। काफ़ी योगदान नहीं है, उस संविधान की ड्राफ्टिंग ही उन्होंने की, और जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जितने भी लोग मेंबर थे, उनमें से कोई बीमार पड़ गया, एक की मौत हो गई, कोई लंबी छुट्टी चला गया, तो सारा काम और एक निश्चित टाइम फ्रेम में पूरा करना है तो डॉक्टर अंबेडकर को करना पड़ा। और मैं समझता हूँ इस देश को डॉक्टर अंबेडकर का ऋणी रहना चाहिए कि उन्होंने उस संविधान को उस समय में पूरा करने के लिए अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। वो डायबिटिक के मरीज थे, उनको इंसुलिन लेनी पड़ती थी, लेकिन वो इतने 20-20 घंटे लगातार बैठ बैठ करके संविधान को, दुनिया भर के संविधान पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, और उनका जीवन बहुत छोटा रह गया। तो उन्होंने संविधान की, और आज हम देखते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में भारतीय संविधान की गणना होती है। हम लोग याद होगा जब नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होकर आए और दक्षिण अफ्रीका को उन्होंने एक नया बनना है, संविधान बनाना, तो उन्होंने खुद आए और भारत में आकर कहा कि हम अपना संविधान बनाएंगे और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा हम उसमें लेंगे। नेपाल ने भी संविधान बनाया, दुनिया के और बहुत सारे देश संविधान बना रहे हैं रेफरेंस के तौर पर ले रहे हैं। उससे ये हम यहाँ से प्रेरणा, इसलिए प्रेरणा कि कैसे एक ऐसा संविधान जो इतने बड़े राष्ट्र को, इतनी बड़ी जनसंख्या को, वो कैसे वो एकता के सूत्र में पिरोता है, वो कैसे वो व्यक्ति को, राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा प्रदान करता है, कैसे उनके अधिकारों का संरक्षण करता है, ये संविधान की बड़ी चीज, कैसे उनको आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करता है। ये जो चीज़ें हैं ये मुख्य चीज़, ये संविधान की ये चीज़ है, यही ताकत है। और इसी तरह से सबसे बड़ी जो चीज़ देन भारतीय संविधान की है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान है कि यहाँ यदि ये हमारा समाज टिका हुआ है, हमारा राष्ट्र टिका हुआ है, इसका आधार है लोकतंत्र, और संविधान ने लोकतंत्र दिया है। और हम चाहे कहीं भी कितना विपथन हमारे विचारों में हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, लोकतंत्र आज भी हमारी बहुत बड़ी ताकत है। और वो लोकतांत्रिकता ही है कि जो आज भी तमाम विरोधों के बाद जो दलित वंचित लोग हैं वो शिक्षा में, रोजगार में या दूसरे क्षेत्रों में आ पा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है, यही हमारा, जिसे हम कह सकते हैं ना, हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
उसे हम चाहे अलग भाषाओं के, धर्मों के, संप्रदायों के आधार पर करें, लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये जो लोकतंत्र है ये इसी तरह का है कि हमारे यहाँ कितनी तरह की विविधताएं भलाई हों, लेकिन उसके साथ हम, और संविधान की प्रस्तावना का जो पहले शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिसोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जब ये शुरू होता है, यानी हम भारत के लोग, ये भारत के प्रत्येक नागरिक में ये एहसास कराना, हम की फीलिंग या मैं की फीलिंग से ऊपर उठ करके, ये बहुत बड़ी देन संविधान की बाबा साहेब अम्बेडकर को है। जैसे आज बहुत सारे देश भारत के संविधान से रेफरेंस ले रहे हैं, वैसे ही भारत के संविधान के निर्माण के समय भी बहुत सारे देशों से रेफरेंस लेके उसमें रखा गया है, अलग अलग देशों नहीं, रेफरेंस नहीं, मैं पहले कह रहा हूँ दुनिया के तमाम देशों के संविधानों को पढ़ा गया और पढ़ करके तब अपना संविधान बनाया गया और कुछ रेफरेंसेस भी लिए गए, अलग अलग देशों से अलग अलग रेफरेंसेस लिए गए हैं। तो ये सामाजिक संविधान की विविधता के तौर पर भी देखा जा सकता है। नहीं देखिए, कोई भी हम चीज़ लिखते हैं, मैं एक लेखक हूँ, हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, हम कहानी लिखें, उपन्यास लिखें, कोई भी लिखें, तो आखिर हम समाज में रहते हैं, जिस समाज में तो वहाँ के जीवन को हम देखते हैं, वहाँ की जो अच्छी चीज़ें होती हैं उन्हें हम अच्छी चीज़ों ग्रहण किया, जो चीज़ें हम नहीं होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हमने किसी की नकल की, संविधान किसी की नकल नहीं है। उस संविधान में जो अच्छी बातें कही हैं, दुनिया भर के संविधानों की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं उनको लिया गया है, लेकिन नकल नहीं की गई है। ये मूल ड्राफ्टिंग डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। ये जो चीज़ है, दूसरा चीज़ ये कि जो संविधान की जो सबसे बड़ी ताकत ये है, जो सबसे बड़ी देन समाज को ये है कि इसने जो लैंगिक आधार पर, जैसे सबको पूरा समान मान लिया, तो इसमें लैंगिक आधार पर सब समान है। तो उससे पहले स्त्रियों को जो समानता का अधिकार नहीं था, ये भारतीय संविधान ने दिया, और उसके आधार पर ही बाद में आकर बहुत सारे कानून बने, स्त्री अधिकारिता के लिए बहुत सारे सुधार हुए। और ये वो डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं कि जो संविधान बनाया, उसके बाद में जो स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बने, और विधि मंत्री बनने के बाद में जब वो हिंदू कोड बिल प्रस्तुत करते हैं, तो हिंदू कोड बिल में जो सारा केवल स्त्री के लिए, और वो केवल दलित स्त्री के लिए, वो इस देश की तमाम स्त्रियों को अधिकार संपन्न करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वो कोड बिल लाए। और उसमें जो सबसे अन्य धारा प्रावधान है, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण संविधान ये है कि स्त्री को, प्रत्येक स्त्री को अपने पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। जी, अब संक्षेप में उनके राजनीतिक दर्शन और सांस्कृतिक दर्शन के बारे में बताइएगा। देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल है, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये मानना था कि राजनीति हर ताले की चाबी हो, और इसीलिए उन्होंने जब राजनीतिक पार्टी बनाई तो सबसे पहले उन्होंने, देखते हम, लेबर पार्टी बनाई। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को, डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्तित्व को ये समझना है तो इस बड़े परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा कि उन्होंने कोई पार्टी जातिगत आधार पर नहीं बनाई, उन्होंने लेबर पार्टी बनाई। और लेबर पार्टी में उन्होंने तमाम, और पिछड़ा शब्द का वो हमेशा इस्तेमाल करते रहे, समाज के पिछड़े वर्गों के लिए वो हमेशा जहाँ भी शब्द किया उन्होंने पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल किया। दूसरा, उसके बाद में जब उन्होंने बनाया तो फिर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी बनाई। तो उन्होंने एक तरफ राजनीतिक ये बनाया, लेकिन सब बड़ी चीज़ ये है जो राजनीति उसकी हम दर्शन के रूप में बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे राजनेता हैं, इसलिए बड़े राजनीतिज्ञ हैं कि वो राजनीति में नैतिकता को बहुत जगह देते हैं, मूल्यों को बहुत जगह देते हैं। उन्होंने कभी भी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, कभी चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का नहीं किया। दूसरा, कभी कोई संसद के सदस्य रहे, मंत्री रहे, केवल जिस सुविधा जो उनके हकदार हैं केवल उतना ही उन्होंने कहा, उसके अलावा उन्होंने कभी नाजायज तरीके से या जो जिसके हकदार नहीं है वो चीज़ें कभी पाने की या दबाव बना के लाने की कोई कोशिश नहीं की। ये एक सुचिता का मामला। अंतिम प्रश्न, उन्होंने बहुत सारे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया अपने बातचीत को जनता तक पहुंचाने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, उन्होंने किया, अब जैसे मैं कह रहा हूँ, सामाजिक, जब समाज को जागृत करने के लिए जब वो सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं, तो सबसे पहला समाज को, अपने समाज को जागृत करना कि वो ये इस बात को जागें कि भी कोई भी हमको, यदि हम समाज जो अधिकार पाने हैं, हमको मानवीय अधिकार, तो हमें अधिकार को देने वाला नहीं है, हमें अधिकार संघर्ष करके प्राप्त करने हैं। एक समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किया, मूक नायक,
वो बताओ ना, मूक नायक किया, उन्होंने जनता किया, उन्होंने बहिष्कृत भारत किया, बहिष्कृत भारत। हाँ, तो उन्होंने एक कड़ी समय समय पर वो अपना प्रकाशित करते रहे और उसमें खुद लिखते रहे, संपादकीय लिखते थे, कोई और भी चीज़ें लिखते थे और उसके द्वारा वो समाज को जागृत करते थे कि भी अपने कैसे अधिकारों को हमें पाना है, कैसे अधिकारों को लिखना है। मैं समझता हूँ कि इस देश को डॉक्टर अंबेडकर का इस बात के लिए भी ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने बिना खून की एक बूंद भी बहाए और इस देश में इतनी बड़ी सांस्कृतिक क्रांति ला दी, सांस्कृतिक परिवर्तन कर दिया और वो परिवर्तन पूरी भारतीयता के साथ किया कि उन्होंने ये देख करके कि इस हिंदू समाज व्यवस्था में, हिंदू धर्म की व्यवस्था में दलितों के लिए, अस्पृश्यों के लिए कोई जगह नहीं है और जितने वो प्रयत्न कर सकते थे कि उस हिंदू धर्म में सुधार के लिए, उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं किसी तरह की है और वो पशु के तरह ही वो लोग बने रहेंगे। तो उन्होंने फिर निर्णय किया 1935 में, उन्होंने ये अपना ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू रहकर पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, ये मेरे वश की बात है। और उसके बाद पूरा उन्होंने 20-21 साल तक उन्होंने इस विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने में, जानकारी लेने में, सोचने में, एक प्रक्रिया चलाने में कि कौन सा धर्म ज़्यादा दलितों के अनुकूल हो सकता है उन्होंने। और अंततः उनको चाहे कहीं से कितने ही उनको चाहे प्रलोभन आए, कितने निमंत्रण आए दूसरे धर्मों की ओर से, अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में ली अपने कई लाखों अनुयायियों के साथ में। तो ये जो देश है कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना, कि एक भारतीय धर्म की दीक्षा लेना, भारतीयता को उन्होंने नहीं छोड़ा और उसके साथ उन्होंने अपने मानवीय गरिमा भी दलितों को दिलाई, उनको एक धर्म का एक दूसरा दिया कि यदि हिंदू रह करके हम नहीं आप जी सकते सम्मान के साथ में, तो आप बौद्ध बन के सम्मान के साथ जी सकते हैं, जहाँ समानता के साथ आप रहेंगे, एक स्वतंत्र अस्तित्व के साथ आप रहेंगे, ये साथ में दिया। और साथ में दुनिया को ये एक उन्होंने संदेश भी दिया। और जैसा वो पहले भी कहते थे कि मैं पहले भारतीय हूँ, बीच में भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। ये जो भारतीयता का, ये राष्ट्रीयता का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर को जब समझना है तो इस पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमें उनके जीवन दर्शन का समझना पड़ता है। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन का निर्माण और डॉक्टर अम्बेडकर के कृतित्व, ये इस भारत की राष्ट्रीयता का एक निर्माण है, ये उसका पर्याय है डॉक्टर अम्बेडकर। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन दर्शन के विविध पक्षों पर जयप्रकाश करदम जी के विचार सुनने को मिले। जयप्रकाश जी, आप यहाँ आए और अपने बहुमूल्य समय आपने दिया और अंबेडकर साहब को नए परिप्रेक्ष्य में आपने प्रस्तुत किया। आपके प्रति बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं। आपका भी बहुत